Hello guys, how are you? So yesterday we studied the cross elasticity of demand, and today we are going to start with our next elasticity concept, that is advertisement elasticity, right? तो advertisement elasticity हम किस चीज को बोलते हैं? Advertisement elasticity को I can write as AEB लिख दूं मैं शॉर्ट में AE, ठीक? तो advertisement elasticity या फिर मैं promotional elasticity भी बोल सकती हूँ. तो advertisement elasticity of sales or promotional elasticity of sales. ठीक, तो लिखते हैं क्या होती है advertisement elasticity. Advertisement elasticity is a measure of an advertising campaigns advertising advertising campaigns effectiveness in generating new sales. पहले लिख लीजिए फिर डिस्कस करते हैं. राइट, मेजर ऑफ एन एडवर्टाइजिंग measure of an advertising campaign's effectiveness in generating new sales. Okay, तो it is calculated by dividing the percentage change in quantity demanded by the percentage change in advertisement expenditure. By the percentage change in advertisement expenditure. It is generally positive ही होता है. It is typically positive. It varies between 0 and infinity. तो इलास्टिसिटी, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी या ए लिख सकती हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या होगी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन percentage change in spending of advertisement. In spending of advertisement. अब याद करिए, सबसे पहले हमने की थी प्राइस इलास्टिसिटी. प्राइस इलास्टिसिटी मतलब डिमांड में कितना चेंज आता था ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस. ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा था किस वजह से? ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस. ठीक है, तो हम नीचे हम क्या, उसका फॉर्मूला क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. उसके बाद हमने किया था इनकम इलास्टिसिटी EI, वो भी क्या था? क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन इनकम. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. तो बेसिकली जिस वेरिएबल की वजह से चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, जैसे यहाँ पे आ रहा है एडवर्टीजमेंट की वजह से, तो वो वेरिएबल कहाँ प्लेस होगा? डिनोमिनेटर में. ठीक है,
और प्राइस इलास्टिसिटी में किस वजह से आता था, क्वांटिटी डिमांडेड में किस वजह से चेंज आता था, प्राइस की वजह से चेंज आता था, तो वो मैं प्राइस नीचे लिख लेती थी, ठीक है। और इनकम इलास्टिसिटी में किस वजह से चेंज आता था, क्वांटिटी डिमांडेड में इनकम की वजह से आता था, तो इनकम को मैं नीचे लिख लेती थी। तो बेसिकली न्यूमरेटर आपका सेम रहेगा, सब इलास्टिसिटी वाले फॉर्मूले में न्यूमरेटर में हमेशा क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ, डिनोमिनेटर में चेंज होगा, ठीक है। अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी की बात करूं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्राइस। अगर मैं इनकम इलास्टिसिटी की बात करूं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा इनकम। अगर मैं एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी की बात करूं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एडवर्टीजमेंट। ओके, नीचे के वेरिएबल चेंज होते हैं, ऊपर का वेरिएबल हमेशा सेम रहेगा। क्वांटिटी डिमांडेड विल ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है। तो बेसिकली एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी मैंने लिखवाया आपको, इज अ मेजर ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स इफेक्टिवनेस। मतलब कंपनी का एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट ने कितने अच्छे से कैंपेनिंग की है, राइट, किस चीज के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए। ओके, तो जनरली ये पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव मतलब आपको पता है ना, पॉजिटिव का मतलब एरो सेम डायरेक्शन में। तो अगर एडवर्टीजमेंट में खर्चा बढ़ेगा तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं सेल्स भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो दोनों एरोस क्या जाएंगे, सेम डायरेक्शन में। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सेल्स भी बढ़ेगी, तो दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशन। तो इट इज टिपिकली पॉजिटिव, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेते हैं हम। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ advertisement elasticity of sales. ओके, इधर हम वी विल राइट डिस्क्रिप्शन। तो अगर एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी आती है 0, इसका मतलब खिंचाव आया 0, इसका मतलब एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया बट उससे सेल्स हमारी नहीं बढ़ी। सेल इलास्टिसिटी किसके लिए यूज करते हैं हम, क्वांटिटी डिमांडेड के लिए ही तो यूज करते हैं। इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, इट रिमेन्ड 0। तो लिख लो, नो proportionate change in sales with proportionate change in advertisement expenditure। ओके, उसके बाद अगला, अगर आपकी इलास्टिसिटी है, ठीक है, आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन, चलो पहले इक्वल टू 1 लिख लेते हैं। इक्वल टू 1, इसका मतलब एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करा मैंने 5% से बढ़ाया तो सेल्स भी बढ़ी बाय 5%, बराबर का है। तो लिखिए प्रोपोर्शनेट चेंज proportionate change in total sales is equal to proportionate is equal to proportionate change in advertisement expenditure। ओके, उसके बाद अगर आपकी इलास्टिसिटी, ये इसका मतलब डिमांड, डिमांड की स्ट्रेच ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया मैंने, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे 1 किसके लिए स्टैंड कर रहा होगा, मैंने आपको बताया भी था, 1 यहाँ पे स्टैंड कर रहा होगा किसके लिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के लिए। और इलास्टिसिटी हमेशा किसके लिए स्टैंड करती है, पहले भी हमने पढ़ा है, डिमांड के लिए। इसका मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर तो हुआ 5%, बट डिमांड बढ़ गई उससे
10%। इसका मतलब डिमांड का रिस्पॉन्स ज्यादा था इन कंपैरिजन टू एक्सपेंडिचर। तो जब डिमांड का रिस्पॉन्स ज्यादा होता है तो हम क्या लिखते हैं, इट इज इलास्टिक, इलास्टिक बोलते हैं, या फिर न्यूमेरिकल टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ओके, ओके, इलास्टिसिटी तो लिखिए यहाँ पे, व्हेन proportionate change in total sales is more than proportionate change is more than proportionate change in advertisement expenditure। ओके, और अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब इलास्टिसिटी में खिंचाव नहीं आया, खर्चा ज्यादा हुआ बट सेल्स में चेंज कम हुआ। ओके, तो ये क्या इंटरप्रेट करता है, व्हेन proportionate change in total sales is less than proportionate change in advertisement expenditure। ओके, ठीक है। तो आपका एक पीछे मॉड्यूल का एक क्वेश्चन दे रखा है कि अगर चिकन और मटन वाला क्वेश्चन है वो, अगर चिकन के प्राइस बढ़ गए बाय 20% तो उस वजह से ना मटन की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई बाय 5%। तो यहाँ पे एक चीज के प्राइस से दूसरी चीज की डिमांड इफेक्ट हो रही है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। यू ऑलरेडी नो दिस, राइट? तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला वी नो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी किसकी बात हो रही है, मटन की, प्राइस किसकी बात हो रही है, चिकन की। तो परसेंटेज यहाँ चेंज हमें निकालने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्लियरली गिवन है 5/20। इसका मतलब कितना आया, 1/4। तो ये कैलकुलेट करके आ गया 0.25। ओके, तो हमें पता है मटन एंड चिकन पॉजिटिव रिलेशन कहाँ होता है, जहां पे दो गुड्स क्या होते हैं आपस में सब्स्टिट्यूट, क्योंकि मटन और चिकन एक साथ नहीं यूज किए जाते हैं, या तो मटन या चिकन, इसीलिए दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। मटन एंड चिकन आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। और हमें पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, एंड वी नो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इन केस ऑफ substitute goods is greater than 0 और पॉजिटिव। ठीक है, और एक और आपके पास पीछे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको नोट लिखवा रही हूं। तो सब्स्टिट्यूट्स जितने ज्यादा होगा, जिस गुड के जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे
तो इसका मतलब ये नहीं तो ये नहीं तो ये, अलग अलग ऑप्शन है ना, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो खिंचाव बहुत होगा ना, राइट। तो क्या होगा आंसर, ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी, greater will be the elasticity. ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा आज का। अब हम एक बार बुक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, और फिर हम अपना बुक की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं बुक में हमने कौन कौन से टॉपिक्स बुक से हमने कर लिए हैं, कौन कौन से नहीं करे हैं। तो अब हम बुक अपना निपटाएंगे। तो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वी वर डूइंग, ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल करिएगा इसमें, ठीक है, ये आपके लिए टास्क है टू डू। ठीक है, मीनिंग ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था। डिमांड में क्या होता है, आपके पास डिमांड तब होती है जब आपके पास रिसोर्स, हमने पढ़ा था ना, रिसोर्सेज भी हैं प्लस आप विलिंग भी है टू स्पेंड दोज रिसोर्सेज टू फुलफिल दैट डिजायर, ठीक है। तो जब आप, तो एक चीज होती है डिजायर, डिजायर मतलब सिर्फ इच्छा, पैसा नहीं है। अगला चीज होता है आपके पास इच्छा तो है, दूसरा पैसा भी है, ठीक है। तीसरी चीज आती है विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब अब पैसा भी है, डिजायर भी है, बट विलनेस भी तो होनी चाहिए ना, कि मेरे पास अच्छा 10 करोड़ रुपया है तो मैं उससे अपने लिए मर्सिडीज खरीद लूं, अपने डिजायर पूरा कर लूं। तो अगर आप इस 10 करोड़ रुपए को इस मर्सिडीज पे खर्च करना चाहते हैं, वाकई में चाहते हैं, यू आर विलिंग ऑल्सो, तो अगर तीनों फैक्टर प्रेजेंट है तो वो हमारा तीनों फैक्टर्स कंबाइंडली क्या बन जाते हैं, हमारी डिमांड। ओके, तो डिमांड में तीनों चीजें आती हैं, डिजायर भी, रिसोर्सेज भी होने चाहिए, डिजायर भी, रिसोर्सेज भी, और विलिंगनेस भी, ठीक। फिर हमने क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में पढ़ा था, ऑलवेज एक्सप्रेस एट अ गिवन प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस ऑलवेज गिवन होता है। अगर आपको प्राइस नहीं पता तो आप बता नहीं सकते कि मुझे कितनी क्वांटिटी डिमांड करनी है। देखो ना, जब आप एप्पल खरीदने जाते हो तो पहले पूछते हो ना, भाई साहब क्या क्या भाव दिया, राइट। तो वो जिस हिसाब से रेट बताता है, आप देखते हो अच्छा मेरे पास इतने पैसे हैं या नहीं है, तो आप उस हिसाब से बताते हो कि मुझे कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है। क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो, सब्जी खरीदते हो, हर रोज खरीदते हो सब्जी, ठीक है, और राशन खरीदते हो, हर महीना खरीदते हो, तो एक फ्लो है ना, वीकली या मंथली या 6 मंथ भी हो सकता है या क्वार्टरली भी हो सकता है। ओके, तो डिमांड का हमने पढ़ा था, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ गिवन कमोडिटी परचेज एट वेरियस प्राइजेस, क्योंकि अगर सेब का प्राइस महंगा है, राइट, 400 रुपए किलो है, तो हो सकता है मैं 1 किलो ही लूं, और अगर सेब का प्राइस 150 रुपए किलो हो गया तो मैं हो सकता है 3 kg ले लूं, ठीक है। तो अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटीज हम लोग खरीदते हैं, राइट। तो क्वांटिटीज डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, इट कैन डिपेंड ऑन प्राइस, इट कैन डिपेंड ऑन इनकम, आपको पता ही है, इट कैन डिपेंड ऑन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑल्सो। डिमांड कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, आई थिंक ये हमने कर लिया था। ठीक है, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी के ऊपर डिपेंड करता है डिमांड, प्राइस हाई होंगे, राइट, तो डिमांड डाउन आएगी, ठीक है। प्राइस अगर हमने पढ़ा था ना, प्राइस अगर ज्यादा होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्रोवाइडेड अदर फैक्टर्स मतलब ये, इसको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर, इसको इग्नोर, इसको इग्नोर, इसको इग्नोर, ठीक है। अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट, राइट, क्योंकि अगर अदर फैक्टर्स बीच में आ जाएंगे, ये देखो ना, ये सारे फैक्टर्स कौन से हैं, सारे फैक्टर्स वो हैं विच आर अफेक्टिंग द डिमांड, ठीक है। बट हम पढ़ेंगे सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में, ठीक है। तो हम जनरल रूल क्या देखते हैं, प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड घटती है, तो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड होता है, ये आपका क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड। पर अगर मैं किसी दूसरे फैक्टर को बीच में ले आऊं, सपोज करो मैं इनकम को छेड़ देती हूं, मैं इनकम को बीच में ले आऊं, तो आप देखेंगे मेरी इनकम बढ़ गई है, तो अगर प्राइस बढ़ेंगे भी बिना तो भी मैं क्वांटिटी डिमांडेड क्या करूंगी, ज्यादा परचेज करूंगी। तो देखो,
लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करेगी। ठीक है, इसका मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। दोनों एरोस की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो नेगेटिव बोलते हैं, या फिर इनवर्स रिलेशन हम बोलते हैं। पर अगर आप इनकम को बीच में ले आए तो ये जो नेगेटिव रिलेशन था वो डिस्टर्ब हो गया ना। अब ये कैसा रिलेशन बन गया? पॉजिटिव। इसीलिए हमने क्या मानना है? अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, फिर हमने पढ़ा था, तो लॉ ऑफ डिमांड की बात कर ही रहे हैं तो पहले मैं लॉ ऑफ डिमांड पे ही आ जाती हूं। तो वैसे हमने देखे, ये आ जाओ उससे पहले डिमांड फंक्शन में। डिमांड फंक्शन आपको पता है, डिमांड फंक्शन क्या बोलता है कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है ना वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो वही है, डिमांड कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, राइट? डिमांड ऑफ एक्स डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स, इट डिपेंड ऑन प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन क्या, एम स्टैंड फॉर मनी इनकम, इट डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। वाई के प्राइस से एक्स के डिमांड पे फर्क पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, राइट? इट डिपेंड ऑन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिमांड डिपेंड करती है। इसी को हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे डिमांड फंक्शन। ओके, तो डिमांड डिपेंडेंट है इन सब चीजों के ऊपर, ठीक है, डिमांड डिपेंडेंट है इन सब। तो ये सब डिमांड क्या हो गया? डिपेंडेंट फैक्टर, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है इन सारे फैक्टर्स के ऊपर। और ये सारे फैक्टर्स क्या हो गए? इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये नहीं डिपेंड करते डिमांड के ऊपर, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? देखो ना, वैसे तो हमने पढ़ा था क्वांटिटी डिमांडेड कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स की बात करूं तो इट डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ एक्स, इट डिपेंड्स ऑन इनकम, इट डिपेंड्स ऑन taste and preference of consumer, it depends on price of related good, price of y। but जो मैं अपना लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रही हूं उस पे ना मैं सिर्फ इन दो चीजों को लूंगी, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस को। बाकी सब अदर चीजें विल रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो लॉ ऑफ डिमांड में अदर थिंग्स बीइंग इक्वल हमने कर ही लिया है। अदर थिंग्स मतलब अदर फैक्टर्स विल रिमेन इक्वल, ठीक है। तो क्या रिलेशन, क्या चीज देखते हैं? अगर प्राइस गिरेगा तो यही तो कहता है लॉ ऑफ डिमांड, अगर प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा उल्टा, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, ठीक। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं? सेटरिस पैरिबस। अदर फैक्टर्स मतलब किस अदर फैक्टर्स की बात कर रही हूं मैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स, राइट? तो ये डिमांड शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर बना रखा है। वही है, आपको अलग अलग प्राइसेस दे रखे हैं। पहले प्राइस ज्यादा थे, 5 रुपए थे, तो सॉरी 5, हाँ ठीक है। तो आप कितने यूनिट्स खरीदते थे? 10। फिर प्राइस कम हुए 4, फिर आप कितनी, आपकी यूनिट्स बढ़ गई। इस तरीके से जब प्राइस 1 रुपया हो गया, बहुत डाउन हो गए, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड काफी ज्यादा बढ़ गई। तो आप अगर इस चीज को प्लॉट करेंगे, ठीक है, इस तरफ एक्स एक्सिस में प्राइस, वाई एक्सिस में आप रखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, तो 10, 15 इस तरीके से रखेंगे। इस इधर रखा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 10, 15, 20, 35। एक प्राइस रख दिया मैंने, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 35, 60, 5 पे 10, 4 पे 15,
3 पे 20, 2 पे 35, 1 पे 60। ठीक है, तो अगर मैं इन पॉइंट्स को कर दूं ज्वाइन, तो ये मेरे पास आ गया डिमांड कर्व। वही इन्होंने यहाँ पे किया है। और डिमांड कर्व कैसा होता है आपका? डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है, विच इंप्लाइज कि जैसे जैसे प्राइस कम होते जाएंगे वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी। तभी तो देखो जैसे प्राइस एक आए क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी? 60। ठीक है, ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस कम हुए क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती गई। अब ये मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल कुछ नहीं है। अगर मैं बात कर रही हूँ एक पर्टिकुलर पर्सन की, पी की, तो पी का बाइंग पैटर्न क्या है? 5 रुपए में वो कितने यूनिट्स खरीद रहा है? 10। 4 रुपए में खरीद रहा है वो 15। 3 में वो खरीद रहा है 20। 2 में 35, 1 में 60। पर हो सकता है अगला पर्सन की इनकम ज्यादा हो, उसकी राइट, उसकी बाइंग कैपेसिटी, उसका बाइंग पैटर्न डिफरेंट हो, तो वो क्या करेगा? 5 रुपए में वो कितने यूनिट्स खरीद रहा है? 8। 4 रुपए में 12। 3 रुपए में 17। 2 रुपए में 25। 1 रुपए में 35। आर का अलग है। आर 5 रुपए में खरीदता है 12 यूनिट, 4 रुपए में खरीद रहा है 18 यूनिट, 3 में 23, 2 में 40, 1 में 45। ठीक है, तो अब मैं इन तीनों को एग्रीगेट कर दूंगी। 10, 8, 12। ठीक है, तो 18 और 12 कितना हो गया? 30। 15, 12, 18 हो गया 45। 20, 17, 23 हो गया 60। 35, 25, 40 हो गया 100। 60, 35, 45 ये हो गया 140। तो अब मुझे एक बताओ किस किस को प्लॉट करना है? प्राइस और ये टोटल मार्केट डिमांड को। ठीक है, तो मैंने प्राइस और टोटल मार्केट डिमांड को प्लॉट किया। भाई चीज तो वही चल रही है ना, चीज तो देखो ना वही चल रही है, सेम ही तो होगा। पहले प्राइस थे 5 रुपए तो टोटल मार्केट डिमांड थी 30। अब प्राइस कम हुए तो डिमांड बढ़ गई। प्राइस हुए 3 रुपए तो डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। प्राइस 2 रुपए हुए तो डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। प्राइस 1 रुपए हुए तो डिमांड हो गई 140। पैटर्न तो सेम है। यहाँ पे भी तो वही था कि जैसे जैसे प्राइस कम होते गए वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती गई। राइट, तो जब हमने प्लॉट करा तो हमें कैसा कर्व मिला? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिला। तो यहाँ पे भी हमें बिल्कुल वैसा ही डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मिलेगा। बस फर्क इतना है कि अब ये डिमांड कर्व किसकी डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरे मार्केट की, सब लोगों की मिला के। और पुराने पहले किसकी रिप्रेजेंट कर रहा था? इंडिविजुअल कस्टमर की। ओके, तो आ जाओ अब। हम पढ़ रहे थे व्हाट डिटरमिन्स डिमांड। डिमांड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, बहुत डिमांड कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। डिमांड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। पहला था प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, उसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। हमने पढ़ा था रिलेटेड कमोडिटी दो टाइप की होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स। ठीक है, और कॉम्पीटिंग गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स। ठीक है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक होता है सब्सटीट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री, सब्सटीट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जो एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं, which are consumed together, like tea and sugar, automobile and petrol, pen and ink, ये एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा भी था कि अगर एक चीज का प्राइस गिरता था, ठीक है, तो उससे दूसरे की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से थे? कार, पेट्रोल। अगर कार के प्राइसेस गिरेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा कार खरीदेंगे, हेंस डिमांड फॉर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल विल राइज। ठीक है, तो अगर एक चीज का प्राइस फॉल हो रहा है तो दूसरी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? राइज होगी। ओके, तो कैसा रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे? एरोस की डायरेक्शन ऑपोजिट जा रही है, एक नीचे आ रहा है तो एक ऊपर जा रहा है। इसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, या फिर हम नेगेटिव रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक, इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड एंड प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं दो ऐसी चीजें जो आपकी एक जैसी जरूरत को पूरा कर रही है, तो एक नहीं मिली तो दूसरी चलेगी। राइट, जैसे कि टी और कॉफी, टी नहीं मिली तो कॉफी चलेगी। इंक पेन नहीं मिला तो बॉल पेन चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा गया है? जैसे कि टी एंड कॉफी, यहाँ पे आपने देखा गया है अगर टी के प्राइस बढ़ते हैं तो उससे टी की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, एज अ रिजल्ट कॉफी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो एरोस की डायरेक्शन सेम है। तो
सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कैसा रिलेशन देखा जाता है? पॉजिटिव रिलेशन, या फिर मैं इसको डायरेक्ट भी बोल सकती हूँ। ओके, देयर इज डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन। इनकम ऑफ कंज्यूमर हमने पढ़ा था। जनरली क्या होती है, अगर इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी, बट कुछ एक्सेप्शन था। क्या? अगर मैं इंफीरियर गुड्स की बात करूं, पहले मैं गरीब थी तो मैं इंफीरियर फूड कंज्यूम कर रही थी, पर अब मेरी इनकम बढ़ गई है तो इंफीरियर फूड की क्वांटिटी डिमांडेड मैंने डाउन कर दी है, क्योंकि अब मैं सुपीरियर फूड खरीद सकती हूँ, राइट? और हमने इनकम में भी अलग टाइप के गुड्स बात की थी। अगर मैं बेसिक नेसेसिटीज की बात करूं, तो अगर मेरी इनकम बढ़ती है, फूड की अगर मैं बात करूं, मेरी इनकम बढ़ी 30% से, राइट? अगर मैं फूड की बात करूं, पहले मैं एक रोटी खाती थी तो मेरी अब मेरी इनकम बहुत बढ़ गई, तो क्या मैं 10 रोटी थोड़ी ना खाऊंगी, राइट? तो मैंने फूड की डिमांड बढ़ाई, बट ओनली बाय 5%। ठीक है, तो ये थोड़ा ना कि सारी की सारी इनकम से फूड ही खरीद लूंगी। तो हमने क्या देखा, इनकम जब बढ़ी मेरी, तो फूड की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी तो सही, पर उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं था। तो डिमांड का रिस्पॉन्स अब कंपेयर करो, फूड की क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसका रिस्पॉन्स कम है, इनकम का रिस्पॉन्स ज्यादा है, राइट? तो जब हम क्वांटिटी डिमांडेड का चेक करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड का जब रिस्पॉन्स क्या होता है, कम होता है, 5% ही तो है, जबकि इसका कितना है, 30%। तो क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पॉन्स जब कम होता है तो हम क्या बोलते हैं, क्या है, इन इलास्टिक। ठीक, तो लिखा है, change in consumers income although will cause an increase in demand for necessities, but this increase will be less than proportionate to increase in income। ठीक, क्योंकि जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं खाना ही थोड़ी ना खरीदते रहूंगी। मेरी इनकम बढ़ी भाई 30%, तो मैंने क्या खरीदा, मैंने सोचा चलो हॉलीडे पैकेज बुक कर लेती हूँ, पेरिस घूम के आएंगे, राइट? ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था, पर मैंने कहा चलो किस्तें कर लेते हैं, आई पैसा आएगा तो देती रहूंगी। तो पैकेज 40% से मेरी डिमांड बढ़ गई, तो पैकेज का रिस्पॉन्स ज्यादा था ना। तो इसका मतलब जो लग्जूरियस गुड्स होते हैं वहां पे केस में क्या होता है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है ना, तो इनकम से ज्यादा आपका खर्चा बढ़ जाता है। ठीक है, तो खर्चा जब ज्यादा बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब खिंचाव है ना क्वांटिटी में, इसका मतलब इलास्टिक। ठीक, और इंफीरियर गुड्स के केस में आपने देखा ही है, इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, जब आपकी मनी इनकम बढ़ती है तो आप उनको खरीदना कम कर देते हो। ठीक, तो वो गुड इंफीरियर बन जाएगा जब आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी। अब हमने देखा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड किसके ऊपर भी डिपेंड करती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर। ठीक है, या फिर शो ऑफ के ऊपर। ठीक, शो ऑफ से क्या होता है कि अगर बेसिकली उन गुड्स की ज्यादा डिमांड होती है जो मॉडर्न है, राइट? बिकॉज मुझे शो ऑफ भी तो करना है। ठीक है, या जो फैशन में है, ओके, या फिर जो मेरा टेस्ट है उस हिसाब से मैं क्वांटिटी डिमांड करती हूँ। ठीक है, अगर मैंने दूसरे के घर पे अच्छा सा बड़ा वाला टीवी देख लिया और मेरे घर पे था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ठीक है, पुराने जमाने का, तो मैं भले ही वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अच्छा चल रहा था, बट फिर भी मैं उसे क्या कर दूंगी, डिस्कार्ड, इवन बिफोर इट इज फुली यूटिलाइज्ड, एंड आई विल डिमांड एलसीडी। तो एलसीडी की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करी, दूसरों को देख के ऊपर, दूसरों को देखा मैंने, राइट, और मेरी डिमांड चेंज हो गई। तो इट डिपेंड्स ऑन शो ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तो कभी कभार क्वांटिटी डिमांडेड किस चीज के ऊपर पे डिपेंड करती है, शो ऑफ इफेक्ट के ऊपर। तो दे रखा है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, या बैंड वैगन इफेक्ट भी बोलते हैं हम उसे। एलसीडी की डिमांड क्यों करी, इसलिए नहीं हुई कि मेरा टीवी खराब हो गया, बट मैंने दूसरों के घर पे देखा। ओके, वाइन पी, इसलिए नहीं पी क्योंकि मन कर रहा था, बट देखा कि यार बड़े बड़े लोग सब पी रहे हैं, शो ऑफ स्टेटस सिंबल होता है, राइट? तो इसको हम स्नॉब इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, या वेबलिन इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये थॉस्टन वेबलिन ने इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर भी क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड करती है। अगर कंज्यूमर्स को लग रहा है कि फ्यूचर में लड़ाई होने वाली है, वॉर होने वाली है, तो वो आज के डेट में करंटली क्या करेंगे, वो
किसी भी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देंगे काफी ज्यादा। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड किस चीज के ऊपर डिपेंड करी? क्वांटिटी डिमांडेड जो मैंने आज क्वांटिटी डिमांड करी वो किसकी चीज के ऊपर डिपेंड करी? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। ओके, मुझे लगता है वॉर होने वाला है या सूखा पड़ने वाला है। ठीक है, और अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फसल अच्छी होने वाली है, तो क्या हो जाएगा, प्राइसेस गिरेंगे, तो मैं आज नहीं खरीदूंगी, मैं सोचूंगी जब प्राइसेस गिर जाएंगे तभी खरीद लूंगी। तो आज मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी उस केस में? डाउन आ जाएगी। ओके, तो अगर मुझे लगता है फ्यूचर में फॉल होने वाला है प्राइस में, तो मैं आज नहीं खरीदूंगी, मैं बाद में ही खरीद लूंगी। ठीक है, तो इसलिए करंट डिमांड विल फॉल। इसके अलावा कई सारे फैक्टर्स और हैं जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करती है। साइज ऑफ पॉपुलेशन, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा डिमांड होगी। कंपोजिशन मतलब पॉपुलेशन में किस प्रकार के लोग हैं, अगर ओल्ड लोग ज्यादा हैं तो स्पेक्स बिकेंगे, वॉकिंग स्टिक्स बिकेगी, राइट, और अगर बच्चे हैं तो टॉयज, बेबी फूड्स, टॉफीज, राइट। नेशनल इनकम के ऊपर भी करेगी, राइट, जिस कंट्री की नेशनल इनकम जितनी हाई होगी इसका मतलब वहां पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, गुड्स की ज्यादा होगी, राइट। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द रिच पीपल इज लेस देन दैट ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, तो गरीब कंट्री में किस टाइप की चीजें ज्यादा बिकेंगी? कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, but because the propensity to consume of the rich people is consequently the demand for consumer goods will be comparatively less। ठीक है, बेसिकली जो टीवी वगैरह जो बड़े बड़े महंगे गुड्स हैं वो कम बिकेंगे, कहाँ पे? जहां पे पुअर लोग ज्यादा हैं। ओके, तो पुअर पीपल की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा मानी जाती है, राइट। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द रिच पीपल इज लेस, पुअर की ज्यादा होती है, राइट। क्यों? एक तो उनकी फैमिली भी बड़ी होती है, राइट, तो उनकी कंजम्पशन, खाना पीना भी तो ज्यादा चाहिए, तो उनका कंजम्पशन की जो होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो क्या होती है? हाई होती है। अगला, क्वांटिटी डिमांडेड किस चीज के ऊपर भी डिपेंड करती है? कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। अगर लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी या लोन फैसिलिटी मिली हुई है, राइट, मेरे को लग रहा है कि यार लोन आसानी से मिल रहा है तो खरीदो चीजें, राइट, क्यों रुके हो, राइट। तो जितनी ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल है उतना ज्यादा आई विल बी इंड्यूस्ड टू परचेज मोर एंड मोर। ठीक है, तो जो महंगी चीजें हैं जिनको जैसे मेरे को लेना है एसी, 40,000 का एसी लेना है, पर मेरे पास 40,000 रुपए पूरे पड़े नहीं है, बट बैंक मेरे को क्या दे रहा है? लोन फैसिलिटी दे रहा है, दुकानदार बोल रहा है कोई नहीं, धीरे धीरे पेमेंट करते रहना, तो मैं क्या करूंगी फिर? ऑब्वियसली मैं ले लूंगी, राइट, आज, और थोड़ा सा डाउन पेमेंट कर दूंगी, फ्रिज का 5-6 हजार पे कर दिया और बाकी पेमेंट धीरे धीरे करती रही। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी चीजों के ऊपर डिमांड डिपेंड करती है, राइट। गवर्नमेंट पॉलिसीज के, टैक्स एंड सब्सिडीज के ऊपर, राइट, बिजनेस कंडीशंस के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, लोगों के ऊपर, लेवल ऑफ एजुकेशन के ऊपर, मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने लिए चीजें खरीदेंगे सेल्फ, और अगर आप मैरिड हैं तो अपने चिल्ड्रन के लिए, खुद के लिए, आपका बाइंग पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा। वेदर कंडीशन, अगर आप ठंडे इलाके में रह रहे हैं तो किस चीज की डिमांड होगी? टी, कॉफी, और अगर आप गर्म के इलाके में रह रहे हैं तो यू विल डिमांड मोर कोल्ड ड्रिंक्स, एसी, फैन। ओके, एडवर्टीजमेंट के, जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट होता है किसी चीज का उसकी चीज की डिमांड उतनी ज्यादा रहती है मार्केट में, क्योंकि लोगों को उस चीज के बारे में टीवी के थ्रू पता चल जाता है। ओके, डिमांड फंक्शन वी हैव ऑलरेडी डन। तो बस ये हम अपनी क्लास आज, नेक्स्ट क्लास हमने लॉ ऑफ डिमांड भी कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में वी विल डू रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्टार्टिंग, टेक केयर, गुड बाय।